हेलो मित्रों, तो डी मूवीज़ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो नरक नाशा नाराज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर अपने सर्वश्रेष्ठ वेपन की तलाश में अंडमान के बीहड़ जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक मंदिर में पुजारी मिलता है जिसने उसे एक मृत बालक दिया जिसका पूरा शरीर विष से ग्रसित था। प्रोफेसर ने फिर उसे अपने लैब में ले जाकर उसका पूरा विष उसके धड़ में केंद्रित कर दिया, जिससे उस बच्चे को होश आ गया और इसी खुशी में प्रोफेसर ने उसका नाम राज रखा। अब आगे कुछ समय बाद ही नागराज ने अपनी अद्भुत शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया। सही समय आने पर प्रोफेसर ने उसे स्कूल ही भेजा, लेकिन वहाँ भी उसका जीवन साधारण नहीं जा रहा था। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं जरूर होती थीं। अंत में प्रोफेसर ने राज को घर में ही प्राइवेट स्कूलिंग शुरू कर दी और साथ ही साथ वह निरंतर नागराज में तेजी से विकसित हो रहे बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं पर शोध भी करता रहता था। समय के साथ साथ उसकी शक्तियाँ तो बढ़ रही थीं, पर वह धीरे धीरे दूसरों से दूर भी होता जा रहा था। लेकिन इसमें एक अच्छाई भी थी कि उसके अकेलेपन का एकमात्र सहारा प्रोफेसर नागमणि ही थे। पिता और पुत्र का संबंध समय के साथ साथ और भी गहरा होता चला गया और ठीक उसी समय आतंकवाद व अपराध जगत में छोटे बड़े कई आतंकी संगठन दुनिया भर में पनप रहे थे, जिसमें ब्लैक बुलडॉग नाम का संगठन सबसे टॉप पर था। उसके पास ब्लैक आर्मी नाम से ग्रुप था जिसका काम पूरे हिंदुस्तान में हथियार सप्लाई करना था। बुलडॉग के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा प्रोफेसर नागमणि था, तो इसलिए उसने प्रोफेसर को मारने के लिए अपनी ब्लैक आर्मी को भेज दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नागमणि के साथ उसका अब तक सबसे पावरफुल हथियार उसके साथ है। नागमणि को खतरे में देख नागराज पूरी तरह से पागल हो गया और बिना समय गंवाए उसने हमला कर रहे लोगों में से एक को अपने दांत से काट लिया। उसे काटते ही अगले ही पल वह आदमी मोम की तरह पिघल गया। यह देखकर बाकी के लोगों ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली उसको छू तक ना पाई। बचे हुए ब्लैक सेना के आदमी ने प्रोफेसर पर गोली चला दी, लेकिन ऐन वक्त पर नागराज सामने आ गया और सारी की सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। लेकिन एक भी गोली उसके जिस्म से खून का कतरा भी बाहर न निकाल पाई। निकली तो सिर्फ 2 दर्जन गोलियां। उसके बाद राज की कलाइयों से कई सारे सांप निकलकर आखिरी बचे ब्लैक सेना के आदमी का काम तमाम कर दिया और फिर वापस राज की कलाइयों में जाके समा गए। यह देखकर राज बहुत हैरान और साथ ही साथ बहुत डर भी गया था। राज ने प्रोफेसर से पूछा, पापा यह क्या हो रहा है? ये सांप मेरी कलाई में कैसे आ गए? मुझे क्या हो रहा है पापा? प्रोफेसर ने लैब पहुंचकर उसके खून का परीक्षण किया और पाया कि उसके खून के साथ साथ सूक्ष्म रूप में कई नाग असंख्य संख्या में बह रहे हैं। प्रोफेसर ने फिर राज को दोबारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोला, लेकिन राज कई कोशिशों के बाद भी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। यह देखकर प्रोफेसर सोचता है कि इसको अपनी शक्तियों का प्रयोग सीखने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। लेकिन तभी राज ने प्रोफेसर से एक सवाल पूछ लिया कि पापा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ? प्रोफेसर ने फिर उसे एक मनगढ़ंत कहानी बताई कि उसको हमला करने वाले लोग ब्लैक बुलडॉग के आदमी थे और वे बहुत बुरे आदमी हैं। वे हमारे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं और उसने कई हजारों लाखों बेगुनाह को मारा भी है। जब तू अपनी माँ के गर्भ में था उसी दौरान मैंने एक ऐसा विष सीरम तैयार किया जिससे मानवों के कई रोगों के जीवाणु नष्ट हो सकते थे। तुम्हारे जन्म से ठीक पहले की रात वह कमीना बुलडॉग मेरे घर आया और मेरा ही तैयार किया सीरम तुम्हारी माँ को पिला दिया। जब तक मैं घर पहुँचा तब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसने बोला कि हमारे बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन कर मैंने तुझे तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका और तुम्हारे शरीर में सीरम अत्यधिक मात्रा में पहुंच चुका था, जिसने तुम्हें शक्तियां तो अवश्य दे दी, लेकिन तुम्हारा रंग रूप सब बदल कर रख दिया। इतना कहकर प्रोफेसर राज से क्षमा मांगते हुए कहता है कि अगर मैंने वह विष सीरम नहीं बनाया होता तो तुम्हारी माँ जिंदा होती। ये कहानी सुनकर राज सूखे पत्ते की तरह कांप उठा और बोला, नहीं पापा, आप दोषी नहीं हैं। आप तो मेरे भगवान हैं जिसने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। राज ने फिर प्रोफेसर का आशीर्वाद लेते हुए बोला कि मुझे मेरी माँ की बलिदान कसम और आपकी वर्षों की तपस्या की कसम, मैं इस दुनिया से अपराध और पाप के नरक का नाश कर दूंगा। यह देखकर प्रोफेसर मन में सोचता है कि उसका बेटा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के लिए तैयार था। अब बस उसको उस योग्य बनाने के लिए एक महान गुरु की जरूरत थी। और फिर प्रोफेसर ने राज के प्रशिक्षण के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स के महारथी और शाओलिन मठ के धर्म गुरु मास्टर सुजुकी को बुलाया। लेकिन सुजुकी राज को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे। राज मास्टर सुजुकी से इसका कारण पूछता है, जिसका जवाब देते हुए सुजुकी बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, इसलिए तुम मेरे शिष्य बनने योग्य नहीं हो। लेकिन राज अपनी जिद पर अड़ा था और मास्टर से बोलता है कि बिना मुझे परखे आपने मुझे अयोग्य कैसे मान लिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यदि आप इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा।
लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना होगा। सुजुकी उसका चलन स्वीकार कर लेते हैं और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए राज पर अपना वार करते हैं, लेकिन मास्टर के हर वार से राज बचते हुए उन्हें दरवाजे के बाहर नहीं आने देता है। पर गुरु तो गुरु ही होता है। सुजुकी के एक सादे वार ने राज के पैर ज़मीन से हटाकर उसे बाहर गिरा दिया और यह बोलकर बाहर निकल गए कि तुम अपना चैलेंज हार गए बच्चे। लेकिन उसके बाद भी राज ने मास्टर का पैर पकड़ के बोला, अभी नहीं मास्टर, अभी जान बाकी है, अभी मैंने हार नहीं मानी है। यह देखकर मास्टर सुजुकी प्रोफेसर से बोलते हैं कि आज तुमने मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का गुरु बनने का गौरव दिया है। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। सुजुकी बताते हैं कि इस बालक की क्षमताएं अद्वितीय हैं, ये अपने समय का एक महान नायक बनेगा। इस तरह 8 वर्ष की उम्र में राज का शारीरिक प्रशिक्षण आरंभ हो गया। मास्टर सुजुकी ने राज को कठिन प्रशिक्षण के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ कुंफू विद्याओं का भी ज्ञान दिया। मास्टर सुजुकी का शाओलिन पहाड़ों पर स्थित था, इसलिए वह राज को सप्ताह में एक बार मठ के लिए राशन व अन्य सामग्री लाने के लिए एक छोटे कस्बे में भेजता था। एक दिन अचानक पूरे कस्बे में जलजला आ गया और उस जलजले का नाम था वॉरलॉर्ड जम्बालू। वो राजा बुगाकुहान का दाहिना हाथ था जो उस कस्बे में कर अदा करने आता था। वहाँ के लोग राजा बुगाकुहान के अत्याचारों से बहुत परेशान थे और उस दिन तो जम्बालू ने हद ही पार कर दी। उसने वहाँ से एक महिला को अगवा कर लिया और उस महिला के बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। वहाँ के लोग जम्बालू से बहुत डरते थे, इसलिए उसका विरोध करने कोई आगे नहीं आया। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा था जिसके रगों में लहू के साथ साथ कई सारे सांप भी थे। उसने नाग रस्सी बनाकर उस बच्चे को धरती पर सुरक्षित उतार दिया और तेजी से कूदकर जम्बालू को उसके घोड़े से नीचे धकेल दिया। लेकिन राज के नाग शक्तियाँ उसके वश में नहीं थीं, इसलिए वो वहाँ से जल्द से जल्द निकल गया ताकि उसकी शक्तियाँ दुनिया के सामने उजागर न हो जाएं। लेकिन जम्बालू और उसके सिपाही भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँच गए। तब राज ने अपने मन में सोचा कि यही समय है कि मुझे अपनी अनियंत्रित होती शक्तियों को साधना होगा, मुझे आदेश देकर उन्हें बाहर निकालना होगा। इतना कहते ही राज की कलाइयों से अनगिनत सांप बाहर निकल आए और राज ने फिर उससे एक अद्भुत नाग रस्सी बनाकर पेड़ पे चढ़ गया। जम्बालू के सिपाहियों ने फिर उस पर तीरों से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन राज ने भी उसका जवाब देते हुए अपने कई सारे सांप उन पर छोड़ दिए। यह देखकर जम्बालू का मानसिक संतुलन हिल गया और अकेले ही राज से भिड़ गया और धोखे से जहर लगा हुआ खंजर राज के सीने में घोंप दिया। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि दुनिया का कोई भी जहर उस जहरीले को नहीं मार सकता था। राज ने फिर अपने विषैले फुक्कार से जम्बालू को मार दिया और जाते जाते यह भी बोला कि बहुत जल्द ही वो दिन भी आएगा जब तेरा बाप बुगाकुहान का भी यही हाल करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।